हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। तो आज हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट 1 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि पायरोल वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है वाटर में, जबकि रेडिली सोल्यूबल होता है अल्कोहल और ईथर में, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैटर करती हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि पायरोल जो है एरोमेटिक कंपाउंड है और ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, और उसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये इसी रिएक्शन के लिए एग्रेसिव करते हैं, मतलब इनकी वजह से ही रिएक्शन होती है। ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो रिएक्शन के ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो कंपाउंड प्लेनर हो, साइक्लिक हो और हक्कल रूल या हक्कल नंबर को फॉलो करता हो, यानी कि 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। तो इसके जो लोन पेयर्स हैं वो आपकी कंजुगेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू फिट बैठती है। 2 पाई और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। नेम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 4 के गैप से। उसके बाद आपकी आती है प्लेनरिटी, तो ये प्लेनर होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है एक। सो पायरोल इज एरोमेटिक कंपाउंड और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। उसका रीज़न ये है कि उसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, जो रिएक्शन को आगे फिजिबल बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर हो जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, जो सल्फोनेशन और नाइट्रेशन होता है वो सेकंड पोजीशन पे होता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। जो कार्बोकटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल कर पाता है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो पायरोल की, और पायरोल का बॉन्ड अटैक करता है थ्रू C2 कार्बन, तो आपकी 1, 2 एंड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी। लेकिन अगर C3 कार्बन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो उसके लिए आपकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है, और ये कार्बोकटायन जो भी बनेगा सेकंड पोजीशन पे उसको ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है वो C2 कार्बन से करता है। तो इससे आपको क्लैरिफाई होता है कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो आपकी C2 कार्बन पे होंगी। कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं पायरोल की, वो हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक नेचर। सो एम्फोटेरिक नेचर में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो एम्फोटेरिक नेचर होता है वो ये शो करता है कि जो कंपाउंड है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जब उसे एसिड के साथ रिएक्ट करना हो तो वो एज ए बेस एक्ट करेगा, और उसे बेस के साथ रिएक्ट करना हो तो वो एज ए एसिड रिएक्ट करेगा। जैसे आप एसिडिक नेचर में देखेंगे कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें क्या है कि जो मेटालिक पोटेशियम है, या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो KOH, इसे ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा S ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ में। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका मतलब ही एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो पायरोल एज ए एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो आपका OH और H यहाँ से निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और आपका पोटेशियम साल्ट बन जाएगा, आयनिक पोटेशियम साल्ट। सो ये शो करता है कि जो पायरोल है वो एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट आपका बेसिक नेचर में ये बहुत ही वीक बेस और वीक एसिड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। बेसिक नेचर में क्या होता है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं आपके वो डोनेशन में जाते हैं। और डोनेशन कौन कर सकता है? बेस ही डोनेशन कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जो डिलोकलाइज रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू। और इसीलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर वो डोनेशन के लिए चले जाते हैं, तो आगे आपके रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं वो आपकी एरोमेटिसिटी में, डिलोकलाइजेशन में, कंजुगेशन में चले जाते हैं, इसीलिए आपकी रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे बेस होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एज ए बेस काम करता है उस कंडीशंस में ये।
नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्शन भी ऊपर वाली रिएक्शन की तरह है, जिसमें पोटेशियम मेटालिक पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर रहा था पायरोल। इसमें भी वाटर रिलीज होता है और आपका पोटेशियो पायरोल यानी कि सॉल्ट बन जाता है, यानी पोटेशियम साल्ट का, यानी पोटेशियम साल्ट आपका बनता है, या पोटेशियो पायरोल इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। और इसमें दिखाया गया कि पायरोल जो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक वो। इसमें भी ये बेस की तरह एक्ट कर रहा था, तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा था। बिकॉज ऑफ हाइपोडायरेक्ट नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम्पल लिया गया था। यहाँ आपकी रिएक्शन दिखाई गई है KOH के साथ में, और आपका बनता है पोटेशियो पायरोल। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है कोल बेस एमिडेट रिएक्शन या कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें आपका पोटेशियो पायरोल जो है वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करना, मतलब CO2 को ऐड करना या कार्बोक्सिलेट आयन को ऐड करना। तो इसमें पोटेशियो पायरोल के साथ आपकी CO2 की रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे वो CO2 के ऊपर अटैक करेंगे, ऐसे कोई भी बॉन्ड हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आपको किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानना। आप न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा सकते हो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, वो कैसे अटैक करेगा। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद आप रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब कंडीशंस देख लेना, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, ये मैटर करती हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं सेकंड और थर्ड सेंटर दोनों पे हो सकती हैं, लेकिन C2 सेंटर पे आपकी ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। मतलब या तो यहाँ या यहाँ, ये C2 सेंटर है आपका, यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होंगे। कार्बोक्सिलेशन कराने के बाद आपका एसिडिक मीडियम है, या फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका H पॉजिटिव यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, उसकी वर्कअप हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड पोजीशन, जिसमें आपका मेजर प्रोडक्ट में भी दिस होगा, बिकॉज C2 सेंटर पे आपका ज़्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आपकी आती है राइमर टीमान रिएक्शन। ये तो आप इससे रिएक्शन से तो आप बहुत फेमिलियर होंगे। इसमें रिएक्शन करी जाती है क्लोरोफॉर्म और बेस इसमें आपकी रिएक्शन करी जाती है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ किसी भी सबस्ट्रेट की, और फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड की। तो पायरोल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ NaOH जो बेस होता है। सेकेंड पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच होगा, क्योंकि C2 सेंटर पे ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शंस होती हैं, साथ में सॉल्ट और वाटर है जो है बाहर निकल जाएंगे। इस रिएक्शन में हम कार्बिन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट अलग होगा उस केस में। जो कार्बन के साथ रिएक्शन होती है उस पर भी राइमर टीमान रिएक्शन ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपके आती है कपलिंग रिएक्शन या डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, डाइएज़ो की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी मोइटीज़ होंगी, दो मोइटीज़ जो रिएक्ट कर रही हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में कपल कर जाएंगे। तो दो मोइटीज़ की कपलिंग या एज़ोटाइजेशन के बाद उनकी कपलिंग, वो आपकी होती है कपलिंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन मोस्टली डाइजोनियम सॉल्ट के बाद ही आपकी फेवरेबल होती हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद आपकी कपलिंग रिएक्शंस हैं वो होती हैं। तो पायरोल की रिएक्शन हम कराएंगे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ से आपकी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, ये सबस्ट्रेट और ये आपका बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपकी बन जाएगी 2-फिनाइल एजोपायरोल। आपका C2 सेंटर पे कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। फर्स्ट रिएक्शन में आपका है एसिडिक मीडियम और सेकंड में आपका है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये दोनों सेंटर्स पे होगी। 2,5-bis एजो कंपाउंड आपकी फॉर्मेशन करेगा। 2,5-bis एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। पायरोल के साथ उसी कंपाउंड की रिएक्शन बेसिक और एसिडिक मीडियम में आपको अलग अलग प्रोडक्ट देगी। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो इसमें आपका एसिटाइलेशन हो जाएगा, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका Cl निकल जाएंगे एट 350 केल्विन टेम्परेचर, और आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एसिटाइल पायरोल की। जस्ट बिकॉज ये हाइड्रोजन जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसकी ये जो है पहले निकलेगा, आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एनासिटाइल पायरोल के। एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा।
सेम इसी तरह आपकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, एसिडिक प्रोटोन और आपका हेलोजन जो है निकल जाएगा और आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एन मिथाइल पायरोल की। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रिंग एक्सपेंशन। इसमें आपका क्या होता है, पायरोल को ट्रीट किया जाता है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ और मिथाइलिन आयोडाइड के साथ। ये आपका सबस्ट्रेट होता है सिमोन स्मिथ रिएक्शन का। रिंग एक्सपेंशन के लिए बहुत फेमस रिएक्शन होती है। ये आपके एडिशन करेगा नाइट्रोजन के साथ एक और कार्बन की। ये कार्बन जो सिमोन स्मिथ रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है। उसके बाद ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना देगा जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कॉल्ड pyridine। साथ में आपका सॉल्ट और आपका अल्कोहल बाहर निकल जाएगा सिस्टम से। ये हम कह सकते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। पायरोल आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टाइप की रिएक्शन शो करता है। ऑक्सीडेशन में आपकी ये CrO3 और एसिडिक मीडियम है कि सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्ट करके आपका मैलिक एमिड बनाता है। ये क्या होता है आपका RCONH2। ये आपका होता है अमाइड मोइटी। ये अगर कार्बन ये नाइट्रोजन आपका अगर सेकेंडरी है तो इस केस में आपका ये होता है एमिड। रिडक्शन रिएक्शन में आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन आपको पता ही, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें हम देखेंगे कि पायरोल के साथ आपकी जिंक और एसिटिक एसिड की रिएक्शन की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन कराई जाती है तो आपका 3 पायरोलिन रिंग की फॉर्मेशन होती है, यानी कि पायरोल रिड्यूस हो जाता है 3 पायरोलिन रिंग में। नेक्स्ट आपका अगर कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में 470 केल्विन की टेम्परेचर, तो आपका पायरोलिडीन आपको मिलता है, टेट्रा हाइड्रोपायरोल जिसको बोलते हैं, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। इसका रिंग सिस्टम आपको गायब हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए आपका कैटालिटिक रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल फेवरेबल होता है। तो अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन कराएं निकल की प्रेजेंस में तो आपकी एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, पायरोल की रिएक्शन कराई जाती है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि CH3Mg के साथ। इसमें आप देखेंगे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, एक बार ये समझ लीजिए। कार्बन जो है हर एक मेटल से, जो भी आपकी मेटल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड किसकी साइड ब्रेक होगा, ऑब्वियसली कार्बन की साइड। ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, अपने प्रोटॉन को लेके जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये यहाँ अटैक कर देगा, ये अपना प्रोटॉन लेके चला जाएगा -CH4S, और इसके लॉन पेयर्स जो हैं वो अटैक करेंगे मैग्नीशियम के ऊपर। ये आपका बन जाएगा एन पायरोल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी मिथाइल आयोडाइड के साथ। इसके ट्रीटमेंट के बाद आपको मिलेगा 3 मिथाइल पायरोल और 2 मिथाइल पायरोल, जिसमें ज़्यादा फेवरेबल होगा आपका 2 मिथाइल पायरोल। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रिंग फ्यूजन की या रिंग क्लीवेज की रिएक्शन। जब हम पायरोल को हीट करते हैं एक इथेनॉलिक सॉल्यूशन या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिलमाइन, तो वो फ्यूजन के अंडर हो जाता है और आपको सक्सेनिल्डिहाइड डाइऑक्साइन की फॉर्मेशन करके देता है, या एज ए प्रोडक्ट सक्सेनिक एल्डिहाइड डाइऑक्साइन की फॉर्मेशन करता है। इस तरह की मोइटी आपको मिलेगी रिएक्शन के बाद। यहाँ से आपका NH3 है बाहर निकल जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना के कार्बन और आपकी ऑक्साइन को फॉर्मेशन कर देगा। ये होते हैं आपके ऑक्साइन्स, यहाँ कोई भी ग्रुप होता है RR- जो भी हो, ये आपके होता है ऑक्साइन मोइटी। सो यहाँ से पायरोल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिलमाइन आपका रिफ्लेक्स कंडीशंस में सक्सेनाल्डिहाइड डाइऑक्साइन की फॉर्मेशन कर देगा, साथ में अमोनिया गैस आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपकी बहुत ही फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पायरोल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से, जस्ट बिकॉज उसके पास नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं और वो लोन पेयर्स आपके रिंग के अंदर कंजुगेशन के लिए या डीलोकलाइजेशन के लिए वो डोनेट कर देता है। इसीलिए आपके रिंग सिस्टम में या आपके रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक होता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से,
क्योंकि बेंजीन में आपका इतना नहीं होता है कि लोन पेयर से वो बाहर से आते हैं या फिर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ऐसे अनरिएक्टिव सा बिहेव करता है, जस्ट बिकॉज इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर कोई लोन पेयर, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है उसके साथ में, जैसे नाइट्रोजन के साथ आपके लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर्स आपको कंजुगेशन में ले जाते हैं अंदर की साइड और एरोमेटिसिटी को फेवर करते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिसिटी को शो करता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी ज़्यादा हो जाती है कार्बन एटम्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है बेंजीन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं अटैक के लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ज़्यादा फेवर करती हैं। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं पायरोल की, या तो वो सेकंड पोजीशन पे या आपका 1 2 3 4 5 पोजीशन पे, सेकंड और 5 पोजीशन पे ज़्यादा फेवर करती हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मेनली इनकी फॉर्मेशन करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी गई हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पायरोल का ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फ्यूरेन का। सबसे पहले आपकी रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजन के साथ रिएक्ट करा के माइल्ड कंडीशन के अंदर आपका बन जाता है टेट्राआइडोपायरोल या आइडोल जिसको बोलते हैं। हर एक पोजीशन पे आपका आयोडीन जो है वो अटैच हो जाएगा, आयोडीनेशन रिएक्शन हो जाएगी Ki3 की प्रेजेंस में। और यही रिएक्शन फेवरेबल होती है किसी और हेलोजन के केस में, लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन। नेक्स्ट आपके आते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। पायरोलिन का नाइट्रेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, को भी एनहाइड्राइड ले लेंगे 263 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो आपकी सेकेंड पोजीशन पे आपका नाइट्रेशन हो जाएगा, 2 नाइट्रोपायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कराएंगे पिरीडिन और SO3 की प्रेजेंस में, या फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड इथिलीन क्लोराइड की प्रेजेंस में आपका सल्फोनेशन हो जाएगा सेकंड पोजीशन के ऊपर, C2 कार्बन के ऊपर या C5 कार्बन के ऊपर आपका सल्फोनेशन हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन एसाइलेशन दैट्स कॉल्ड एसाइल डेरिवेटिव। सो आपका एसाइलेशन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट, ये जो है आपका, ये सेकंड पोजीशन पे या 5th पोजीशन पे आपका जाके अटैच हो जाएगा, तो आपका एसाइलेशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस केस में आपको एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपका ये जो हेलोजन है और ये एसिडिक प्रोटॉन है आपको लेके निकल जाएंगे। और ये जो लेविस बेस है इसकी प्रेजेंस में हमेशा ये रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों ही। तो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, 2 एसिटाइल पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन या गाटरमान कोच सिंथेसिस। इसमें पायरोल की रिएक्शन आपकी जाती है HCN HCl और वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका सेकंड पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिंग एक्सपेंशन। ये रिएक्शन 2 टाइप से होती है रिंग एक्सपेंशन में। एक सिमोन सिबथ रिएक्शन से आपने पीछे देखा CH2 के साथ रिएक्शन थी, एक आपकी ये रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ में। इसमें अटैकिंग स्पीसीज जो होगी वो सेम होगी, डाइक्लोरोकार्बन यानी कि कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपका इसमें एक रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और जैसे कि पिरीडीन है, पिरीडीन की प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे। C3 सेंटर पे आपका फेवरेबल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवरेबल करता है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। ये आपके होते हैं अनहाइड्राइड मोइटी। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पायरोल के साथ, तो आपका सेम रिएक्शंस होगी जो आप अलग सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। C2 या C5 सेंटर पे आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको बनेगा वो C2 पोजीशन पे मिलेगा, C2 कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फेवर करेगी। आगे दिखाया गया है कि पायरोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शन दे सकता है। पायरोल कैन शो बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि हम इन स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर आपके लोन पेयर्स हैं पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, तो पायरोल जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है अपने नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो कर सकता है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये डोनेट होंगे, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने के थ्रू,
यहाँ पर आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है फेवर कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं, क्योंकि जो हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वो पाई क्लाउड की फॉर्मेशन करता है ऊपर और नीचे रिंग की। हमने पीछे भी पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में या स्ट्रक्चर्स में। तो आपका जो कार्बन है वो कंट्रीब्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। सो पायरोल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी शो करता है। तो पायरोल जो आपकी दोनों टाइप की रिएक्शंस को शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि बेंजीन के केस में इसका कंपैरिजन अगर हम बेंजीन से करें, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव एंड बिलो प्रेजेंट होता है प्लेन के, तो वो ईजिली अटैक कर पाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। सो इसीलिए जो बेंजीन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, लाइक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो नहीं देता है। सो एक ये मेन पॉइंट है पायरोल का, जो वो दोनों टाइप की रिएक्शंस शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्यूरन की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, मेथड ऑफ सिंथेसिस और आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।